गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सभी लोगों को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी होने के कारण आज हम लोग का संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक। और कल हम लोग ने दक्षिण अमेरिका के पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स देखा था। हम लोग ने माउंटेन्स देखा था, डेजर्ट देखा था, ग्रासलैंड देखा था। ये सब हम लोग देख चुके हैं कंट्रीज वगैरह में। कुछ टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, है ना। मैप के थ्रू ही देखेंगे, है ना। और मैप के थ्रू ही देख के आप उसको सही ढंग से करेंगे भी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो एक टॉपिक शुरुआत करते हैं लेक्स। लेक्स मतलब होता है झील। ठीक, लेक्स मतलब झील होता है। ठीक, तो लेक्स मतलब क्या होता है, लेक्स किसको कहेंगे? सिंपल याद रखिएगा, ले भाषा में, बोलचाल की भाषा में तालाब का बड़ा भाई को लेक कहते हैं। सिंपल, तालाब के बड़ा भाई। तालाब क्या होता है? छोटे एरिया में होता है ना, और उसका भी पानी स्टेबल होता है। लेकिन झील जो होगा बड़े एरिया में होगा, है ना। इसीलिए इसको झील कहा जाता है, यानी तालाब के बड़े भाई को लेक्स कहा जाता है। तो साउथ अमेरिका में भी एक दो लेक्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो पहला लेक्स, पहले हम लोग साउथ अमेरिका के फिगर्स देखते हैं। साउथ अमेरिका को आपको मैंने फिगर बताया था, इस टाइप का फिगर बनाने का, इसका मैप इस टाइप से बनाने का। देश के बारे में हम लोग सब जान ही गए हैं, है ना। तो दो लेक्स है यहाँ, है ना। एक लेक्स का नाम है माराकैबो लेक। एक लेक का नाम क्या है आपका? माराकैबो लेक। ठीक, उस माराकैबो लेक के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या नाम है पहला लेक्स? माराकैबो झील। ये जो है माराकैबो झील है, माराकैबो लेक्स, इसके बारे में जानेंगे, है ना। माराकैबो लेक्स जो है आपका कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला आपको बताया था कि यहाँ पर वेनेजुएला। तो माराकैबो झील जो है जब इसी टाइप से एक झील बना हुआ है। ये आपका यहाँ पर एक झील है, इसको तो कोस्टल एरिया है ना। यही आपका क्या है? माराकैबो झील। ठीक, ये देश की बात करेंगे तो ये देश माराकैबो झील, पहला इसकी विशेषता, पहला कि माराकैबो झील जो है वेनेजुएला में। ठीक, ये जो झील है वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको यही पूछता है कि माराकैबो झील जो है किस देश में? तो वेनेजुएला में। कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, तो ये हम लोग एक चीज जाने, एक फैक्ट जाने। दूसरी विशेषता इसका जाने, माराकैबो लेक की दूसरी विशेषता क्या है? ये एक लैगून झील है। लैगून झील है ना, इंग्लिश में भी इसको लैगून ही बोला जाता है। तो लैगून झील क्या हुआ? तो लैगून झील के बारे में थोड़ा सा जाने। लैगून झील जब भी बनेगा तो आपका समुद्र के किनारे ही बनेगा, है ना। तो क्या होता है? समुद्र मान लिया कोस्टल एरिया, ये जमीन है और इधर क्या है? समुद्र है ना, इधर समुद्र है। तो समुद्र का पानी किसी कारणवश घिर गया किसी बार बालू से, किसी कारण पत्थर से, और बीच में क्या हो गया? पानी का जमाव हो गया, तो झील का निर्माण हो जाता है। उसी को कहा जाता है लैगून झील। तो यानी माराकैबो झील जो हुआ आपका लैगून झील का एग्जाम्पल हो, है ना। लैगून झील का एग्जाम्पल हो। तो दूसरी विशेषता क्या है? ये साउथ अमेरिका का, है ना, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील। क्या है? सबसे बड़ा झील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील जो है माराकैबो झील है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से याद हो गया। तो 3 फैक्ट हो गया हमारे साउथ अमेरिका ये माराकैबो झील के बारे में। पहला, माराकैबो झील किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। किस टाइप का झील है? तो लैगून झील है ना। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो माराकैबो झील है। ठीक, ये माराकैबो झील के बारे में। तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा, और ये देख ही रहे कि यहाँ पर जो झील बना माराकैबो झील। यहाँ हम लोग जानते हैं दूसरा झील के बारे में जानते हैं। दूसरा झील, एक तो माराकैबो झील हो गया वेनेजुएला में। दूसरा झील जो हो गया, ये आपको बताया था मैंने
ये पेरू देश बताया था मैंने, और इसी से सटा हुआ देश बताया था बोलिविया। ये बोलिविया, पेरू, ये बोलिविया बताया था। इसी के कोस्ट पर है ना, इसी के बाउंड्री पर एक आपका झील है ना, यानी पेरू और बोलिविया के बीच में एक झील है ना। इस झील का नाम है, इस झील का नाम क्या है? टीटीकाका झील। टीटीकाका, टीटीकाका झील है ना, ये झील का नाम है टीटीकाका झील। झील का नाम क्या हो गया? टीटीकाका झील। कुछ जगह टीटीकाका झील किस कॉन्टिनेंट में है? तो दक्षिण अमेरिका में। किस देश में है? तो पेरू और बोलिविया के आपका बाउंड्री पर है ये। ठीक, ये तो हो गया। तो जनरली देश नहीं पूछेगा क्योंकि दो से इसमें। तो इसकी विशेषता के बारे में, इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह विश्व का ऐसा झील है, विश्व का ऐसा झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील है ना। नौगम झील है ना, नौगम झील को कहते हैं। नौगम झील बताता हूं। नौगम झील कहने का मतलब हुआ कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम झील। इससे ऊंचा पर ऐसा कोई झील नहीं है इसमें नाव चलाया जा सकता। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील की बात करेंगे तो कौन सा झील हो जाएगा? टीटीकाका है ना। दो झील के बारे में जानेंगे, टीटीकाका झील और माराकैबो झील। तो सिंपल, इसके पहले तो हम लोग देश के बारे में जानेंगे। तो टीटीकाका झील और माराकैबो झील कहेगा विश्व की सबसे ऊंचा स्थित नौगम झील कौन सा हो गया? तो टीटीकाका झील हो गया। ठीक, दोस्तों समझ में आएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक क्वेश्चन आता है रिवर्स है ना, रिवर्स को भी समझना जरूरी है। रिवर्स से भी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो दक्षिण अमेरिका का कुछ नदी है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे, रिवर्स को देखेंगे, नदी के बारे में जानकारी है ना। तो नदी, पहले फिर से एक फिगर बनाते हैं साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का रफली फिगर तो इसी टाइप का है ना, रफली फिगर है। बहुत आपको खूबसूरत फिगर हमको बनाना नहीं है, मैं ड्राइंग तो करना नहीं, हम लोग को जानकारी लेना है क्या। तो आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, एक एंडीज पर्वत है। क्या है ये पर्वत? मैंने बताया कि कौन सा पर्वत है, कल भी बताया था एंडीज पर्वत है ना। एंडीज पर्वत के बारे में बताया था ये जो पर्वत है। तो यहीं से तो आपको ये बता रहा हूं कि ये तो पतला सा नहीं, एक चौड़ा सा नदी हो। तो इसी से एक नदी निकलती है इस टाइप से है ना, ये नदी निकलती है एंडीज पर्वत से, एक नदी निकलती है। ठीक, इस नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी। ठीक, ये नदी जो है अमेजन रिवर, इसको कहते हैं अमेजन रिवर। ये नदी कौन सा हो गया? अमेजन नदी हो गया। इसी के बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले कहां से रही है? तो एंडीज पर्वत से निकल रही है। गिर कहाँ रही है? तो ये साइड में हम बताया था आपको कि अटलांटिक ओशन से, ये पूरे साइड में पूरा अटलांटिक ओशन साइड है, और पश्चिम साइड में आपका प्रशांत महासागर। ये पूरा एरिया जो है प्रशांत, पैसिफिक ओशन से प्रशांत महासागर। ठीक, और ये पूरा एरिया जो है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर में, तो कहाँ गिरेगा? अटलांटिक महासागर में। तो निकलता एंडीज पर्वत से, गिर रहा है आपका कहाँ? तो गिर रहा है आपका अटलांटिक महासागर में। ठीक, अब क्या करेंगे? अब दूसरा इसकी दूसरी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ना। कहेगा वर्ल्ड का सबसे चौड़ी नदी कौन से है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो कौन सा हो गया? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा हो गया? अमेजन नदी। याद रखेंगे, कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। दूसरी की साउथ अमेरिका में है ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी साउथ अमेरिका में। ठीक, और इसकी विशेष दूसरी, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट हो गया कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना।
पहली नहीं, दूसरी सबसे लंबी वाली, सेकेंड लॉन्गेस्ट, है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपका अमेजन। ठीक, तो इसकी विश्व की दो विशेषता बहुत कि अमेजन नदी जो है साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक सागर में गिरती है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, ये होगी। तो इसकी सहायक नदियां भी होगी, इसकी बहुत सारी नदियां ऐसे ऐसे आके इसमें मिल जाती है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से बहुत सारी नदियां आके मिल जाती है। ठीक, तो छोटी छोटी क्योंकि और बाकी ये मेन नदी में, तो मेन नदी में मिलती है और छोटी छोटी नदियां मिलती है, उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी रिवर्स कहते हैं, सहायक नदी। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो कुछ सहायक नदी, इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन कौन है, तो एक सहायक नदी में कौन कौन है ना, पहला हो गया मैडीरा, है ना, निग्रो, है ना, तपाजोस, ये सब सहायक नदियां, है ना। ये आपका दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी रिवर्स, मैडीरा, निग्रो, तपाजोस, है ना। मैडीरा जैसे ये निग्रो हो गया, है ना, ये मैडीरा हो गया, इसी हिसाब से सारा। तो आपको कहाँ से ये इतना नहीं पूछता कि दाएं से मिलता है कि बाएं से मिलता है, यूपीएससी वगैरह में पूछता था। तो ये हम जाने कि इसकी सहायक नदियां मैडीरा, निग्रो, तपाजोस, है ना। अब देखिए एक सहायक नदी की बात करें तो एक सहायक नदी आया अमेजन की, मैडीरा। मैडीरा नदी की भी कुछ विशेषता है, उसको बता देते हैं। तो मैडीरा नदी कहेगा किसकी सहायक नदी है, तो अमेजन की सहायक नदी है। और मैडीरा की विशेषता है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है ना। वर्ल्ड का सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मैडीरा होगा। और मैडीरा किसकी सहायक नदी है, अमेजन की। अमेजन की विशेषता क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये अमेजन नदी के बारे में हम लोग जाने, अमेजन नदी के बारे में इतनी सारे फैक्ट। अब कुछ दूसरी नदियों के बारे में देखें। ये तो अमेजन नदी के बारे में था, अब दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। एक है वेनेजुएला की नदी, है ना, एक है वेनेजुएला की नदी। तो वेनेजुएला यहाँ पर है, तो यहाँ एक उच्च भूमि है जिसको कहते हैं गुयना उच्च भूमि। ये है गुयना उच्च भूमि, एक क्या है, गुयना उच्च भूमि। ठीक, ये गुयना भूमि से ऐसे करके एक नदी निकलती है वेनेजुएला में, है ना। ये गुयना उच्च भूमि से नदी निकलती है ना। इस नदी का नाम है ओर्निको नदी, ओर्निको नदी। ठीक, ये नदी जो हो गया आपका, ये ओर्निको नदी हो गया। ठीक, ये नदी गुयना उच्च भूमि से निकली और ये साइड में जो है आपको कैरेबियन सागर है, ये कैरेबियन सागर है, अटलांटिक महासागर का एक भाग है कैरेबियन सागर। तो गुयना उच्च भूमि में निकलती है और कैरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक, ये कौन सी नदी, ओर्निको नदी, है ना, इसको कहते हैं ओर्निको नदी, ओर्निको रिवर। ठीक, ओर्निको रिवर। दूसरी बात, इसकी एक सहायक नदी यहां से आके मिल जाती है, इसकी एक सहायक नदी है। ये इसकी सहायक नदी कौन सा है, ओर्निको की सहायक नदी कौन सा हो गया, है ना। ओर्निको की सहायक नदी है कराओ नदी, है ना। कौन सा सहायक नदी है, कराओ। ठीक, ये जो हो गया, ये नदी जो हो गया कराओ, कराओ नदी। यानी ओर्निको की सहायक नदी जो है कराओ नदी। और इसी कराओ नदी पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है ना, जिसको कहते हैं एंजल वाटरफॉल।
ये इसको कहते हैं क्या, एंजल वाटरफॉल, है ना। एंजल वाटरफॉल जो है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है ना। एंजल वाटरफॉल जो है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ये लगभग 979, ये लगभग जो है 979 मीटर ऊंचा है ना। तो ये किस देश में है, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, है ना। तो ये सब रिलेटेड है। अब इसको रिलेटेड करके कैसे याद पढ़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे नीचे से। वेनेजुएला में विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल वाटरफॉल है। किस नदी पर है, क्राउ नदी है, क्राउ नदी पर है। क्राउ किसकी सहायक नदी है, ओर्निको की सहायक नदी है। ओर्निको कहां से निकलती है, गोयना उच्चभूमि से निकलती है। गोयना उच्चभूमि से निकल के कहां गिरती है, कैरिबियन सागर में गिरती है। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कभी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। कुछ नहीं भी याद रहेगा तो रिलेट करके पढ़िएगा, तो उससे क्वेश्चंस आपको छापने का ऑप्शन छाटने का मौका मिल जाएगा। ठीक, तो याद ऐसे करेंगे, कहेगा कि विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा, एंजल वाटरफॉल। किस देश में, वेनेजुएला में। किस नदी पर, क्राउ नदी पर। क्राउ किसकी सहायक नदी, ओर्निको की सहायक नदी। ओर्निको कहां से निकलती है, गोयना उच्चभूमि से। कहां गिरती है, कैरिबियन सागर। ठीक, ये ओर्निको नदी के बारे में हम लोग जानकारी ली। ठीक, अब एक और नदी है इंपॉर्टेंट, उसको जान लेते हैं। ठीक, एक नदी है आपका है ना, ये एक यहाँ पर ब्राजील में ब्राजीलियन उच्चभूमि कहा जाता है। ये जो है ब्राजीलियन उच्चभूमि, जैसे गोयना उच्चभूमि, इसीलिए ब्राजीलियन इसको ब्राजीलियन उच्चभूमि कहा जाता है ना। ये जो है ब्राजील में ब्राजीलियन उच्चभूमि। और एक नदी ऐसे निकलती है और ऐसे जाके गिर जाती है ना। नदी इसी तरह के आपका, ये नदी आपका इसमें गिर जाती है। ये आपका यहाँ देखिए धंसा हुआ, इस क्षेत्र को यहाँ पर रियो डी प्लाटा कहा जाता है। रियो डी प्लाटा समुद्र का ही पार्ट, अटलांटिक महासागर के पार्ट को यहाँ पर तो क्या कहा गया, रियो डी प्लाटा कहा गया। तो एक नदी जो है, इस नदी का नाम है पराना नदी। कौन सा नदी, पराना नदी। तो देखिए पराना नदी जो है ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकला और रियो डी प्लाटा में जाके गिर गया। ठीक, पराना नदी कहां से निकला, ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकला और रियो डी प्लाटा में गिर गया। इसको याद रखेंगे, रियो डी प्लाटा। ठीक, तो रियो डी प्लाटा में गिर गया, रियो डी प्लाटा में आपका गिर गया। ठीक, इसी की एक सहायक, तो ये ब्राजील से देखिए, ब्राजील से बहती हुए यहाँ पर आपका प्रागवे है और उरुग्वे है। प्रागवे और उरुग्वे में बहते हुए निकल जाती है। तो इसी में एक सहायक नदी बनती है, प्रागवे में बहती है एक प्रागवे नाम की नदी और उरुग्वे में बहती है एक सहायक नदी उरुग्वे के नाम की। तो इसकी एक सहायक नदी है ना। प्राणा नदी की दो सहायक नदी है। सहायक नदी में सहायक नदी, दो सहायक नदी है। पहला सहायक नदी क्या है, प्रागवे, नदी का देश के नाम पर ही है। और दूसरा सहायक नदी उरुग्वे है ना। छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें दो सहायक नदी है। इसी पर एक बांध बनाया गया है ना। इसी पर आपका एक बांध बनाया गया है, उसको कहा गया है इतैको बांध है ना। पराना नदी पर ही बांध है इतैको बांध है ना। इतैको बांध बनाया गया। ठीक, इस पर ही बांध बनाया गया है, इतैको बांध बनाया गया है। कहेगा इतैको बांध किस नदी पर, प्राणा नदी पर। किस देश में, तो ब्राजील में। किस देश में, ब्राजील में। इसी पर यानी प्राणा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको कहते हैं इतैको बांध, जो किस देश में है, ब्राजील में। ठीक, और इसी के ऊपर एक डैम वाटरफॉल है ना। इसी के बगल में इसी पर बनाया गया है एक वाटरफॉल, इसको कहते हैं इगुआजा।
इगुआजा जलप्रपात। इसी पर एक जलप्रपात है, इसको कहते हैं इगुआजा जलप्रपात। ये इगुआजा जलप्रपात जो है आपका प्राणा नदी पर ही है ना, प्राणा नदी। और ये भी आपका किस देश में है? ब्राजील में है ना, ये भी आपका ब्राजील में ही है। यानी इगुआजा जलप्रपात और इतैकू बांध जो है दोनों किस नदी पर है? प्राणा नदी पर। ठीक, और दोनों किस देश में है? ब्राजील में। ठीक, प्राणा नदी की सहायक नदियां कौन कौन से है? पराग्वे और उरुग्वे। और प्राणा नदी कहाँ गिरती है? तो रियो डी प्लाटा में गिरती है। ठीक, ये नदी के बारे में इतना सारा हम लोग नदी के बारे में जान गए। ठीक, तो इस नदी से रिलेटेड एक पॉइंट्स आता है आपको, अमेजन नदी से रिलेटेड है, बताते हैं। पहले एक चीज बारे में बताते हैं कि नदी बेसिन, हम बार बार बोल रहे हैं कि नदी बेसिन, नदी बेसिन है क्या, है ना। तो एक नदी बेसिन के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट जान लेंगे। एक मेन नदी होती है ना, मेन नदी हुई और जाकर समुद्र में मिल गई। इसी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है ना, इसको सहायक नदी कहते हैं। इसमें छोटी छोटी सहायक नदियां आके मिल गई इस टाइप से। तो ये जो पूरा रीजन बना, ये जो पूरा रीजन बना, इसी को रिवर बेसिन कहते हैं या इसी को नदी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? नदी बेसिन कहा जाता है या रिवर बेसिन कहा गया। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम बताएं तो आपको बताए अमेजन नदी जो आपको ब्राजील में है, तो ब्राजील जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, उसके बारे में बताया। तो उसी के द्वारा अमेजन नदी जब बहती है तो इसके द्वारा कभी कभी पानी क्या होगा, बह के कभी क्या होता है, पानी बह के बाहर चला जाता है। बाहर मत चला जाता है तो कुछ रीजन्स में दलदल क्षेत्र बन जाता है ना। पानी बह के चला गया कुछ क्षेत्र में तो दो दलदल का क्षेत्र बनता है, उसको कहते हैं वाटर ले रीजन, है ना। वाटर जल जमाव क्षेत्र, हिंदी में इसको जल जमाव क्षेत्र कहा जाता है ना। इसको वाटर ले रीजन कहा जाता है। ठीक, ये वाटर ले रीजन कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा वाटर ले रीजन, है ना, विश्व का सबसे बड़ा वाटर ले रीजन जो है उसका नाम क्या है? पैंटानल है, पैंटानल है। ठीक, याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा वाटर ले रीजन जल जमाव क्षेत्र जो है कहाँ है? ब्राजील में है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? अमेजन और उसकी सहायक नदियों द्वारा, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा कहेंगे वाटर ले रीजन्स कहाँ है? तो साउथ अमेरिका या आप कह सकते हैं ब्राजील। ठीक, तो ये जल जमाव क्षेत्र है, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल जमाव क्षेत्र बन जाता है उसी को कहते हैं वाटर ले रीजन्स। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर ले रीजन की बात करेंगे तो यही है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, तो अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वाला चीज बताए थे आपको, क्या बताए थे? विषुवत रेखा के बारे में बताए थे, है ना। विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा के बारे में बताया तो विषुवत रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाला, उसको ध्यान। एक क्वेश्चन पूछता हमेशा जलधारा करेंट कि जलधारा ये जलधारा किसके तट पर बहती है और किस टाइप का होता है ना। ये जलधारा किसके तट पर बहती है और किस तरह का होता है। तो जलधारा आपको पहले बता दें कि करेंट्स को कहते हैं, यानी जलधारा जो होता है दो टाइप्स का होता है ना। जलधारा कितना होता है? दो टाइप्स का होता है, गर्म जलधारा और दूसरा क्या होता है? ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट, वार्म करंट और कोल्ड करंट, है ना। गर्म जलधारा इसको कहते हैं, गर्म जलधारा हो गया, और ये ठंडी हुई जलधारा। तो यही दो नेचर का होता है ना। ये कंपैरेटिवली होता है ना, ये जलधारा कंपैरेटिवली होता है। गर्म कहने का मतलब नहीं कि यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होगा या 10 डिग्री टेम्परेचर। कंपैरेटिवली कहने का मतलब 1-2 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है ना। तो दो टाइप का जलधारा होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। और जलधारा का डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा गर्म है
कौन सा ठंडा है, उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझें। आपको हम कंसेप्ट एक बताते हैं, ये हमेशा काम आएगा, इसी को ध्यान में रखेंगे, याद करने का जरूरत नहीं है कि ठंडा गर्म कौन है। ये 0 डिग्री देखे थे हम, है ना, 0 डिग्री हम लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा कहीं से गुजरेगा ही, धरती पर, पृथ्वी पर विषुवत रेखा बीचों बीच, धरती के बीचों बीच गुजरा, तो कॉन्टिनेंट से भी गुजरा और आपका दक्षिण अमेरिका से भी गुजरा। तो इसका कॉन्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी पानी जब विषुवत रेखा की ओर बहेगा, कहीं से पानी आके विषुवत रेखा की ओर आएगा, कहीं से, दोनों गोलार्ध में, उधर उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध, उधर से पानी आपको विषुवत रेखा में आ रहा है, और इधर से भी पानी क्या हो रहा है विषुवत रेखा में, इधर से भी आ रहा है विषुवत रेखा में, इधर से भी विषुवत रेखा में रहा, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो दोनों जब विषुवत रेखा की ओर पानी आएगा, यानी वो पानी आने का मतलब जलधारा, उसी को जलधारा, पानी का जो धीरे धीरे फ्लो करता है, कंटिन्यूअस सालों भर फ्लो करता है, तो वो उसी को जलधारा कहा गया। ठीक, तो ये हमेशा फ्लो करता रहता है, एक ही दिशा में कंटिन्यूअस रहता है। तो जो इधर से आएगा कुछ, जब विषुवत रेखा की ओर आएगा, कहीं से भी जलधारा, जब विषुवत रेखा की ओर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। याद रखें, जब विषुवत रेखा की ओर आएगा तो हमेशा क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा, है ना, क्या होगा, ठंडी जलधारा। और विषुवत रेखा से जाएगा, यानी यहां विषुवत रेखा से दोनों ग्राफ में किधर भी गया, है ना, इधर भी गया, विषुवत रेखा से गया, तो हमेशा क्या होगा, गर्म होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म जलधारा। क्यों ऐसा होता है कि देखिए विषुवत रेखा हम कल भी बताए थे आपको, पिछले फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे, दक्षिण अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में, कि विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा, तापमान ज्यादा रहता, तो कंपैरेटिवली अगल बगल का क्षेत्र से पानी क्या होगा, वहां गर्म होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, गर्म होगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसको गर्म कहा गया। और दूसरी जगह से जाओ और इससे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो कंपैरेटिवली वहां की पानी क्या होगा, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यही ध्यान में रखा गया है। तो जो विषुवत रेखा से दूर जाएगा, हमेशा याद रखिए, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, है ना, विषुवत रेखा से दूर जा रहा तो उसको गर्म, और टुवर्ड्स टू इक्वेटर, विषुवत रेखा की ओर आ रहा उसको हम लोग ठंडा कहें। ये कॉन्सेप्ट हो। अब इसका अप्लाई करेंगे, देखिए ये दक्षिण अमेरिका में जलधारा की बात कर रहे हैं। जलधारा की बात करें तो जलधारा में बताया कि विषुवत रेखा, हम बताए थे कि आपका विषुवत रेखा यहां से गुजरता है 0 डिग्री दक्षिण अमेरिका, ठीक, यहां से आपका विषुवत रेखा आपका गुजरता है। तो यहां एक जलधारा देखिए कैसे बड़ी, एक जलधारा यहां पर ऐसे बड़ी, ठीक, ये जलधारा बड़ी है, एक जलधारा आपको ऐसे बड़ी है और एक जलधारा ऐसे बड़ी है ना। अब बता सकते हैं कौन गर्म होगा कौन ठंडा। ये देखिए विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ये भी विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, ठंडा। विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ये भी, ये 0 डिग्री यहाँ से लाइन गुजरा, यानी यहाँ से जा रहा है विषुवत रेखा की ओर, ये भी यहाँ से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो ये जलधारा भी क्या होगी, ठंडी होगा, और ये भी ठंडा होगा, कोल्ड टेम्परेचर। लेकिन ये विषुवत रेखा से आ रहा है ना, यहां से विषुवत रेखा से आ रहा, तो ये क्या होगा, गर्म जलधारा। ठीक, अब इसका नाम जानते हैं, इस जलधारा का नाम है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, या, है ना, हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कि हम्बोल्ट जलधारा किस टाइप का जलधारा, तो ठंडी जलधारा, है ना, किस तरह का जलधारा हो गया, ठंडी जलधारा। फिर ये जो जलधारा, इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा, है ना। कहेगा फॉकलैंड जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा।
और ये जलधारा का नाम है ब्राजीलियन जलधारा। ब्राजीलियन जलधारा, तो ब्राजीलियन जलधारा किस टाइप का है? ठंडा। लेकिन याद करने का जरूरत नहीं हुआ, तो हमने एक ही चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा कि विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा आएगा वो हमेशा ठंडी होगा, और विषुवत रेखा से जो जलधारा जाएगा दूर जाएगा वो हमेशा गर्म होगा। ठीक, तो याद रखिए, तो पहला क्वेश्चन सही पूछा कि हमबोल्ट किस टाइप का, फॉकलैंड किस टाइप का, ब्राजील किस टाइप का जलधारा, तो नेचर हम लोग समझ लिए। अब दूसरा पूछेगा कि किसके तट पर बहता है। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे, ये जो देश बताए थे अर्जेंटीना बताए थे, तो बताएंगे कि फॉकलैंड किसके तट पर बहता है, तो अर्जेंटीना के तट पर बहता है, अर्जेंटीना के तट पर बहता है। ये जो देश है ब्राजील है, तो ब्राजीलियन जलधारा कहाँ पड़ता है, तो ब्राजील के तट पर बहता है। और यहाँ जो हमबोल्ट की बात करेंगे ये पेरू है, तो कहाँ किसके नजदीक में बहता है, पेरू के तट पर बहता है ना। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता। अब इसी को कैसे घुमा के पूछेगा, कहेगा कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूरब में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूरब में कौन सा जलधारा बहती है, तो फॉकलैंड बहता है। या फिर पूछेगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर कौन सा जलधारा बहता है, तो हमबोल्ट जलधारा बहता है ना। ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको एराइज करेगा। यहाँ तक हम लोग समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम लोग कुछ शहर के बारे में जानेंगे, यहाँ के कुछ इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, है ना। तो आगे हम लोग फिर चलते हैं। तो जलधारा के बारे में जान देख लिए, रिवर्स के बाद देख लीजिए, फिजिकल पार्ट हो गया। अब कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, कुछ एग्रीकल्चर होता है, कुछ है ना यहाँ, उसके बारे में देखते हैं। पहले छोटा छोटा शहरों के बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। ठीक, तो ये पहले हम एक देश लेते हैं चिली। आपको बताया ये साउथ अमेरिका, तो चिली का है देश। चिली में एक शहर है, यहाँ पर इसको चिली को शहर है, इसका नाम है अरिका। चिली में एक शहर है अरिका, चिली का शहर का नाम क्या है, एक अरिका। ये जो शहर, ये पूरा देश क्या हो गया, चिली है ना, ये चिली। तो इस शहर क्या हो गया, अरिका, चिली में है ना, अरिका चिली में। ठीक, तो अरिका का विशेषता क्या है, अरिका को कहा जाता है प्रेत आत्मा का नगर, प्रेत आत्मा का नगर। यहाँ भूत रहता है, थोड़े आत्मा रहता है क्या, नहीं, आत्मा उत्मा यहाँ कुछ नहीं रहता। तो क्यों कहा गया प्रेत आत्मा का नगर, इसलिए कहा गया कि इस यहाँ पर जो है नाइट्रेट का खोज हुआ, नाइट्रेट का पता चला, नाइट्रेट खनिज का पता चला। तो लोग यहाँ जाके नाइट्रेट जब माइंस निकलने लगा, खुदाई होने लगा, तो लोग जाके वहां बस गए, खुदाई होने लगा। खुदाई होते होते माइंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सब लोग को तो जीविका चाहिए, पेट पूजा करना, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो यहाँ के लोग जो जब काम खत्म हो गया, तो काम के तलाश में दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, है ना, दूसरी जगह प्रवासन कर गए। तो ये शहर जो क्या हो गया, वीरान पड़ गया, इसलिए इसको प्रेत आत्मा का नगर कहते हैं। आत्मा भटकता नहीं है ना, कारण ये है, याद रखिए सिंपल, कि अरिका को प्रेत आत्मा का नगर कहा जाता है। ठीक, इसी के बगल में चिली का एक शहर और है, चिक्वी कमाटा, है ना, ये भी चिली का ही देश शहर है ना, ये भी आपका चिली का ही शहर है, चिक्वी कमाटा। ठीक, तो चिक्वी काटा में तांबा का खनन होता है, तांबा निकाला जाता है ना, चिक्वी कमाटा में तांबा का खनन होता है, इसलिए इसको विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है, तांबे की राजधानी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछेगा विश्व की तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या करें, चिक्वी कमाटा कहा जाता है। किस देश में है, चिली में। ठीक, और इसी के बीच में ये हम लोग देख लिए, थोड़ा सा हम इरेज करते हैं आपको यहाँ पर लिखने की। देखिए इसी के बीच जो मिडिल चिली, ये मिडिल चिली है ना, ये जो मिडिल चिली है, मिडिल चिली में एक क्लाइमेट पाया जाता है, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय
जलवायु, ये पूछता है। तो मिडिल चिली में जो जलवायु पाया जाता है, कौन सा जलवायु पाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु। सीधा आपको सिंपल पूछेगा कि मध्य चिली में कौन सा जलवायु पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। और इसी मध्य चिली में एक शहर है, इसी जलवायु, शहर का नाम है वालपरेजो, वालपरेजो। ठीक, ये शहर जो है चिली का, ये वालपरेजो। इस तो वालपरेजो में कहेंगे कौन सा जलवायु पाया जाता है? तो कहेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु पर। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु जहां जहां वर्ल्ड में है उसको ध्यान में रखेंगे, पूछता है डायरेक्ट। तो कहेंगे कि वाल पूछेगा क्वेश्चन कि वालपरेजो में कौन सा जलवायु पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। कौन सा जलवायु पाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो कहें भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता मेनली जो है ये यूरोप का जलवायु है ना, उसी से मिलता जुलता जहां जहां ये जलवायु पाया जाता है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहा गया। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि शीत ऋतु में, ठंडे में ज्यादा वर्षा हो, है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि ठंडे में आपका वर्षा जो होता है आपका ज्यादा होता है ना, ज्यादा यहाँ वर्षा पाया जाता है। और जहां जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाएगा वहां सिट्रस फ्रूट्स की खेती होगी, रसदार फलों की खेती होगी, जैसे अंगूर से संतरा, है ना, जितना भी आपका नींबू, ये सब रसदार फलों की खेती आपका जहां जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है वहां वहां होता है। ठीक, तो यहाँ शीत ऋतु में आपका शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में, और जहां जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाएगा वहां वहां सिट्रस फलों, रसेदार फलों की खेती होगा। ठीक, तो वालपराजो हो गया। उसी से नीचे एक शहर यहाँ पर चिली का ही शहर है पुंटा एरेनास, पुंटा एरेनास, है ना। ये शहर जो है आपका पुंटा एरेनास कहाँ है? चिली में, पुंटा एरेनास चिली में। इसकी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम आबादी वाला शहर। इससे साउथ में कोई ऐसा शहर नहीं जहां आबादी रखता है, यानी विश्व की सबसे दक्षिणतम आबादी वाला शहर जो कौन सा हो गया? पुंटा एरेनास, है ना। विश्व की दक्षिणतम आबादी वाला शहर, दक्षिणतम आबादी वाला शहर ये हो गया, है ना। विश्व की सब कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे दक्षिणतम आबादी, विश्व की सबसे साउदर्न मोस्ट आबादी वाला शहर कौन सा? पुंटा एरेनास। ठीक, विश्व की सबसे दक्षिणतम आबादी वाला शहर कौन सा हो गया? पुंटा एरेनास। ठीक, जो कहाँ है आपका? चिली में। तो ये चिली का कुछ शहर था, उसको हम लोग ने देखा। कुछ ब्राजील का शहर जो है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है यहाँ पर, इसको कहा जाता है, शहर का नाम है बेलो होरिजेंटो। शहर का नाम क्या है? बेलो होरिजेंटो। क्या नाम है? बेलो होरिजेंटो। यहाँ इस शहर में क्या होता है? इस यहाँ पर बेलो होरिजेंटो में लॉ एस्ट का खान भंडार, लॉ एस्ट का भंडार है ना, भंडार रिजर्व लॉ एस्ट पाया जाता है तो क्या होगा? खनन होगा। तो यहाँ लॉ एस्ट का खनन होता है, यानी यहाँ के खान जो है लॉ एस्ट का खान, उसका नाम क्या है? इताबीरा, इताबीरा, है ना। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका के लॉ एस्ट के खानों का खान का नाम क्या है? तो इताबीरा। इताबीरा कहाँ है? तो बेलो होरिजेंटो में। जैसा ऑप्शन रहेगा, ब्राजील रहा तो ब्राजील, बेलो होरिजेंटो रहा तो बेलो होरिजेंटो, जो भी ऑप्शन रहेगा तो या फिर सीधा बोलेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलो होरिजेंटो के लॉ एस्ट के खानों को क्या कहा जाता है? तो इताबीरा कहा जाता है। ठीक, ये आपका इताबीरा के बारे में हो गया। अब इसके दूसरे के शहर आते हैं नीचे। एक शहर मिलता है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो।
रियो डी जेनेरियो, एक शहर क्या मिला, रियो डी जेनेरियो, एक शहर रियो डी जेनेरियो। देखिए ब्राजील की राजधानी का यहाँ पर अंदर इंटरनल पार्ट बनाया गया है, इसका नाम है ब्राजीलिया, शहर बनाया गया है ब्राजीलिया। अभी जो प्रेजेंट में राजधानी जो है ब्राजीलिया इंटरनल पार्ट में बनाया, इसलिए क्या बनाया गया इंटरनल पार्ट में कि ब्राजील का इंटरनल पार्ट जो है बहुत डेवलप नहीं है ना, तो डेवलप कभी जब भी राजधानी बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, डेवलप हो जाता है, इसलिए अंदर के पार्ट को डेवलप करने के लिए राजधानी को अंदर शिफ्ट किया गया ब्राजीलिया। लेकिन ब्राजीलिया के पहले जो है रियो डी जेनेरियो ही राजधानी है ना, राजधानी कौन था, रियो डी जेनेरियो, यानी ब्राजील की ये क्या हो गया, पुरानी राजधानी है ना। क्या तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राजीलिया के पहले ब्राजील का राजधानी कौन सा था, तो रियो डी जेनेरियो है ना, तो रियो डी जेनेरियो। ठीक, अब यहां देखिए ब्राजील में, इस ब्राजील में बहुत ज्यादा कॉफी का खेती होता है, कॉफी का बगान है ना, कॉफी जिसको लोग पीते हैं कॉफी, तो कॉफी का ब्राजील में बहुत ज्यादा बगान पाया जाता है और कॉफी के निर्यात और उत्पादन दोनों में ब्राजील जो है नंबर 1 है। ठीक, यानी कॉफी के उत्पादन करने में और निर्यात करने में भी कॉफी के सबसे नंबर 1 जो है आपका कौन सा है, ब्राजील। तो कॉफी में जो वहां जो जानते कॉफी में ब्राजील में कॉफी के बगानों को है ना, ब्राजील में बहुत बड़ा बगान होता है, तो ब्राजील में कॉफी के बगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। कॉफी के बगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि ब्राजील के कॉफी के बगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। और यही कोलंबिया में, ये तो हो गया ब्राजील में फेजेंडा, लेकिन कोलंबिया देश में भी कॉफी का बगान है, तो वहां क्या कहा जाता है, फिनका कहा जाता है। यानी कहेगा कोलंबिया के कॉफी के बगान को क्या कहा जाता है, तो फिनका कहा जाता है, और ब्राजील के कॉफी बगान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। ठीक, यहां तक हम लोग समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है ना। ठीक, अब कह रहे हैं कि कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ब्राजील करता है, तो बेचारा एक्सपोर्ट करेगा, पूरा कॉफी तो पी नहीं जाएगा अपने कि बना के पी जाए, ऐसा बहुत ज्यादा फायदेमंद है नहीं। तो क्या करता है, कॉफी के बगान को, कॉफी को एक जगह है, बंदरगाह जगह है, नाम है उसका सेंटोस है ना, इस जगह का नाम क्या है, सेंटोस, यानी वहां का बंदरगाह, ब्राजील का बंदरगाह है ना, सेंटोस। कॉफी के बगान से यानी ब्राजील जो है कॉफी का निर्यात जो है सेंटोस बंदरगाह से ही करता है ना। कॉफी का निर्यात जो है ब्राजील जो है सेंटोस बंदरगाह से करता है, इसलिए इसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ना, बहुत बार ये भी पूछा हुआ, कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंटोस को क्या कहते हैं, कॉफी पोर्ट, या कहेगा ब्राजील को कॉफी पोर्ट कौन सा है, तो सेंटोस है, क्योंकि यहाँ सारा जो है सेंटोस से केवल कॉफी ही निर्यात किया जाता है, स्पेशली इसके लिए बनाया ही गया है, कॉफी के निर्यात के लिए। ठीक, तो ये कॉफी के बारे में हम लोग जान गए। ठीक, यहाँ अब एक जनजाति है ना, तो एक जनजाति के बारे में देखेंगे। जनजाति लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, जनजाति के बारे में जान लेंगे। तो एक जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में जान लेंगे। तो ट्राइब्स जो पूछा जाता है, यहाँ एक जनजाति होता है औका जनजाति, औका जनजाति है ना। औका जनजाति जो पाया जाता है आपका इक्वाडोर में पाया, ये इक्वाडोर में, और दूसरा जनजाति है बोरो, ये ब्राजील में है ना। दो जनजाति यहाँ औका जो पाया जाता है इक्वाडोर में जाता है, और दूसरा जो बोरो जनजाति पाया जाता है वो आपका ब्राजील में पाया जाता है। ठीक, तो ये औका और बोरो दो जनजाति के बारे में हम आपको बताया। ठीक, तो ये जनजाति के बारे में औका बोरो। तो यहाँ
यहाँ एक हवा भी बहती है ना। हवा भी दो टाइप का होगा, गर्म हवा और ठंडी हवा। गर्म के दिन में बढ़ेगा गर्म हवा, जैसे भारत में क्या होता है, लू बनता है यहाँ, और ठंडा में बहता है शीतलहरें। तो यहाँ हवा जो बहती है अर्जेंटीना में, ठंडा हवा बहता है अर्जेंटीना में, उसको पैम्प्रो कहते हैं। पैम्प्रो कहते हैं, जो अर्जेंटीना में बहती है, अर्जेंटीना में बहती है। और दूसरा हवा आपका जोंडा, ये जो है जोंडा जो है गर्म हवा है ना। जोंडा क्या है, गर्म हवा है, ये भी आपको अर्जेंटीना में है ना। पेम्प्रो जोंडा दोनों क्या है, अर्जेंटीना में बहती है। पेम्प्रो क्या है, ठंडी हवा है, और जोंडा जो है अब गर्म हवा। उसी तरह फ्राइजेन एक हवा है, फ्राइजेन, फ्राइजेन हवा है जो आपका ब्राजील में बहती है, ठंडी हवा, ब्राजील में बहती है, ठीक, ब्राजील में बहती है ना, फ्राइजेन जो ठंडी हवा है। यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं, है ना। लगभग हम आपका साउथ अमेरिका का पार्ट आपका कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। यदि आपको अच्छा लग रहा हो और पढ़ना चाहते हैं और भी बहुत सारा टॉपिक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर भी कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को फायदा हो सके। ओके, हैव ए नाइस डे।